देखिए ये टॉपिक है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन क्या होता है इसको अब समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डीसी मशीन को एज अ जनरेटर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जनरेटर की हम बात करते हैं। तो जनरेटर में क्या होता है कि ईएमएफ जनरेट होती है। ठीक है, तो ईएमएफ जनरेट होती है। अभी हम डायग्राम देख चुके हैं। डायग्राम में हमने देखा था कि ईएमएफ जनरेट होती है। ठीक है, तो अब ये ईएमएफ डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती कितने पोल्स आपने फील्ड वाइंडिंग में लिए हैं, क्योंकि फ्लक्स जो है वो फ्लक्स से ही ईएमएफ जनरेट होती है। तो फ्लक्स आप कितनी जनरेट कर रहे हैं? तो फ्लक्स जो जनरेट कर रहे हैं वो फ्लक्स पर पोल जो है वो हमने फाई लिया है। ये देखिए, इसमें ध्यान से एक एक बात इसमें पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाई जो है फ्लक्स पर पोल, वेबर, फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। फ्लक्स पर पोल मतलब एक पोल द्वारा कितनी फ्लक्स प्रोड्यूस की गई वो फाई से डिनोट किया जाता है। पी जो हो गया वो नंबर ऑफ पोल्स हो गया। पी मतलब पोल्स कितने आपने यूज़ किए हैं अपनी डीसी मोटर में या जनरेटर, डीसी जनरेटर में कितने पोल्स यूज़ किए हैं। 2, 4, 6, 8, 10 हो सकते हैं इवन नंबर्स में, और नंबर में नहीं हो सकते। जेड का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर, मतलब आर्मेचर में रोटर में कंडक्टर कितने यूज़ किए गए हैं, तो जेड वो बताता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न दिया गया है तो आप समझ लीजिए एक टर्न में 2 कंडक्टर होंगे। एन जो है, स्मॉल एन जो है वो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, मतलब मोटर या जनरेटर जो स्पीड से रोटेट कर रहा है वो स्पीड है। तो एन, स्मॉल एन और कैपिटल एन दो चीज़ों से दिया जाता है। स्मॉल एन होता है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, पर सेकेंड में जब दिया जाता है तो स्मॉल एन से दिया जाता है, और पर मिनट में जब दिया जाता है तो कैपिटल एन से। ठीक है, तो ज़्यादातर टैकोमीटर जो हमारे यूज़ करते हैं हम मोटर की और जनरेटर की स्पीड को मेज़र करने के लिए वो पर मिनट में निकालते हैं, तो इसलिए आरपीएम, और इसीलिए ज़्यादातर न्यूमेरिकल में आपको एन जो है वो कैपिटल एन दिया गया होगा, स्मॉल एन नहीं दिया गया होगा। ए मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैरेलल के पाथ क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप बात समझिए कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस उतनी ही होगी जितना फ्लक्स को कंडक्टर कट करेंगे। अब बात समझिए फ्लक्स को कंडक्टर कैसे कट करेंगे। फ्लक्स जो प्रोड्यूस की जा रही है, एक एक चीज़ को हम लिखते हैं, फिर उसके बाद आप एक एक चीज़ को समझिए। फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रही है पर पोल वो है फाई। ठीक है, तो इतनी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन आपकी मशीन में जो है पी पोल है, तो फ्लक्स इंटू पी इतनी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है मशीन में। बात समझ में आ रही? जनरेटर जो है आपका डीसी जनरेटर, उसमें फ्लक्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है? फाई एक पोल प्रोड्यूस कर रहा है, और पी पोल अगर आपकी मशीन में है तो पी इंटू फाई हो गया। ठीक है, तो ये पी इंटू फाई हो गया। अब बात को समझिए कि मशीन जो है जनरेटर, उसके रोटर को रोटेट किया जाएगा तभी तो ईएमएफ जनरेट होगी। तो रोटर रोटेट हो रहा है, इसका मतलब है कि रोटर की रोटेशन की स्पीड क्या है? तो अगर रोटर की रोटेशन की स्पीड स्मॉल एन है तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इतनी फ्लक्स कट कर रही होगी हर कंडक्टर को। अगर मोटर रोटेट ना हो रही होती तो एन फैक्टर ना आता, पी इंटू फाइव हो जाता, इतनी फ्लक्स जो है वो कंडक्टर को, हर एक कंडक्टर को कट कर रही होती। लेकिन क्योंकि एन जो है ये इस स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो आप बात समझिए कि मान लीजिए फ्लक्स सीधी लाइन से ऐसे ऐसे जा रही है, तो अगर आपकी ये कंडक्टर बार बार रोटेट किए जा रहा है, अगर आपके 500 चक्कर लगा रहा है तो 500 बार इसने फ्लक्स को कट किया, तो ये इसलिए ये एन आ जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, एन पी फाइव जेड, एन पी फाइव। अब क्या होगा कि एक कंडक्टर में इतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, लेकिन अगर आपके पास एक कंडक्टर तो होता नहीं मोटर में, जेड कंडक्टर होते हैं, तो ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी? एन पी फाइव इंटू जेड। तो एन पी फाइव इंटू जेड जो है ये टोटल ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक, अब बात ये है कि ये टोटल ईएमएफ इंड्यूस होगी सारे कंडक्टर मिला के। ठीक है, तो सारे कंडक्टर्स को, मान लीजिए आपके पास 10 कंडक्टर हैं, आपने 10 कंडक्टर्स को ऐसे करके सीरीज में लगा दिया, तो एक में मान लीजिए वोल्टेज आया V1 ईएमएफ इंड्यूस हुई, एक में V2 ईएमएफ इंड्यूस हुई, एक में V3 ईएमएफ इंड्यूस हुई। ठीक है, इस तरीके से आपका
ये डॉट 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 करके यहाँ पे V10 आ गया, ठीक है, यहाँ पे V10 आ गया। तो आपका जो वोल्टेज होगा, अगर आपने सबको सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 V10 तक। तो ये 10 वोल्टेज लगातार जुड़ जाएंगे। अब क्योंकि इस कंडक्टर सेम साइज़ के हैं, सेम रेजिस्टेंस के हैं, तो इसका मतलब है वोल्टेज ये सब V प्लस मतलब V1 V2 ये सब इक्वल होंगे एक्चुअली में 10, तो 10 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी जो आपने EMF जोड़ी है वो इस तरीके से जोड़ी है, ये मान के जोड़ा है कि सारे कंडक्टर सीरीज़ में लगे हैं और सीरीज़ में सबका वोल्टेज जुड़ रहा है, इसीलिए आपने जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बात यह है कि अगर ये 10 कंडक्टर हैं, मान लीजिए इनके दो दो के पेयर लगे हैं, ये 2 कंडक्टर यहाँ लगा दिए, 2 ऐसे लगा दिए, ठीक है, इस तरीके से 5 रास्ते बना दिए। आप बात को समझिए बहुत ध्यान से। इस तरीके से हमने 3, ये 4 और ये 5 रास्ते बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर मान लीजिए V1 सबको V1 के इक्वल मान लें, तो V1 प्लस V1 प्लस V1 10 बार हो गया, तो ये 10 V1 हो गया, ठीक है, ये वोल्टेज आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज V1 है, ठीक। अब जो सेकंड वाला है उसमें भी वोल्टेज, मतलब ये है तो V2 लेकिन ये भी V1 के बराबर ही है, सबका वोल्टेज इक्वल है। तो अब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज जो V है वो क्या हो गया, V1 प्लस V2, ठीक। तो V2 जो है वो भी V1 के बराबर है, तो इसको क्या मतलब हो गया, 2V1 हो गया। यहाँ पे जब वोल्टेज सबका जोड़ रहे थे तो 10V1 आ रहा था, क्योंकि सबको सीरीज़ में जोड़ा था। यहाँ पे 2 आपने 5 रास्ते बना दिए, तो 5 रास्ते बनाने से, अब आप बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, 5 रास्ते बनाने से आपका जो वोल्टेज है यहाँ 2V1 है, यहाँ पे भी 2V1, यहाँ पे भी 2V1, यहाँ पे भी 2V, ठीक है। आउटपुट पे आपको क्या वोल्टेज मिलेगा, 2V1 मिल जाएगा। तो बात समझिए, 5 अगर रास्ते बनाएं तो आपका जो 10V1 था वो 5 से डिवाइड कर दिया गया और ये 2V1 आ गया। एक्चुअली में ये हो रहा है। तो जितने रास्ते आप बनाएंगे, जितने पैरेलल पाथ आप बनाएंगे, उतना जो है उतने गुना वोल्टेज जो आपका प्रोड्यूस हो रहा था वो उतने गुना कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि अगर A पैरेलल पाथ हैं तो इस फॉर्मूले में NP∅Z/A हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो EMF का फॉर्मूला ऐसे बना। EMF का फॉर्मूला कैसे बना? पहले फ्लक्स देखी गई कि फ्लक्स फाई जो थी वो कंडक्टर्स को कट कर रही थी, लेकिन P पोल पर थे तो P इंटू फाई टोटल फ्लक्स हो गई जो कंडक्टर्स को कट कर रही थी। अब जो जनरेटर है वो रुका हुआ तो है नहीं, वो तो चल रहा है, मूव कर रहा है। तो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उस स्पीड को मल्टीप्लाई करना करेगा, क्योंकि उतने बार फ्लक्स ने कट किया होगा उसको। तो ये जो NP∅ है ये टोटल फ्लक्स कट कर रही है जो कंडक्टर्स को, लेकिन ये एक कंडक्टर को कट करने वाली फ्लक्स है। तो जेड कंडक्टर हैं तो EMF इंड्यूस कितनी होगी, NP∅ इंटू जेड। लेकिन ये तब है जब सब सीरीज़ में लगे हैं, ठीक है। अगर पैरेलल पाथ बन रहे हैं तो जितने पैरेलल पाथ बनेंगे उतने गुना जो है वो वोल्टेज कम हो जाएगा, तो NP∅Z/A आ जाएगा, ठीक है। तो यही है EMF का जनरेटेड का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें स्पीड का तो मैं बता ही चुका हूँ कि n जो है, n की जगह आप अगर कैपिटल N लिख रहे हैं, क्योंकि बुक्स में आपको कैपिटल N में मिल जाएगा, तो रेवोल्यूशन पर सेकंड को पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो n/60 लगाना पड़ेगा। मतलब यही फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें वही रहेंगी, P इंटू फाई इंटू N इंटू Z/A, ये सब चीज़ें वही रहेंगी, बस यहाँ पे 60 आ जाएगा अगर कैपिटल N रेवोल्यूशन पर मिनट के टर्म्स में आपको दिया गया है। अब इसमें दो बातें हैं कि 2 टाइप के टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। एक होता है लैप बाउंड, ठीक है, एक होता है वेव बाउंड। तो लैप बाउंड का मतलब ये है कि इसमें A इक्वल टू P होता है, मतलब जो पोल्स होते हैं उतना ही पैरेलल पाथ होते हैं। तो ये एक टेक्निकल टर्म है, इसको याद कर लीजिएगा। लैप मतलब A इक्वल टू P और वेव मतलब A इक्वल टू 2। तो कई न्यूमेरिकल्स में दिया नहीं गया होगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि लैप बाउंड मतलब A इक्वल टू P, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, और वेव बाउंड इक्वल टू A इक्वल टू 2, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यही था।